तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 20 मई वर्ष 2026 का आपका बोर्ड पेपर का नोटिफिकेशन जारी हो गया और आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं कि यार सामाजिक विज्ञान के पेपर में क्या आएगा, क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या लिखे। तो मैं कहता हूं बच्चों कुछ मत करो, सबसे पहले 20 एमसीक्यू को ही तैयार कर लो, क्योंकि 20 एमसीक्यू वो ऐसे एमसीक्यू होते हैं जब आपका 20 में से ज़्यादा एमसीक्यू सही होता है, 20 में से 20, 18, 17, तो एग्जामिनर के दिमाग पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। यार मैंने लड़के का कॉपी चेक किया, 20 एमसीक्यू में से 18 सही निकला, 17 सही निकला, 20 में से 20 सही निकला, तो समझता है कि लड़का पढ़ने वाला है, लड़का अच्छा है। और जो आपके सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप लिखते हो 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 150 शब्दों में, उसको ज़्यादा पढ़ता नहीं और अच्छा नंबर उसमें भी देता है, ये मानते हुए कि बच्चा का सारा का सारा एमसीक्यू सही निकला, तो बच्चा ने सब सही लिखा होगा। तो सबसे पहले आप एमसीक्यू को ही आप तैयार करें, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ओएमआर आपका आएगा, ओएमआर बनना रहेगा, तो ओएमआर ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो 20 प्रश्न है, इसको पढ़िएगा और देखिएगा कितना आपको आता है, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, किन टॉपिकों को छोड़ने की ज़रूरत है। और जैसा कि आपको मालूम है इसमें कुछ आपके सब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका। और ये कथन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहता। और पिछले वर्ष के ना सिलेबस उठा के देख लो, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठा कर देख लो, और जो बच्चे पिछले वर्ष पेपर दिए उनसे पूछ लो कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था। ये प्रश्न अक्सर पूछता है। तो ऑप्शन ए मेटरनिक ने कहा था, ऑप्शन ए जूसेफ गरीवाल्डी ने कहा था, ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, और ऑप्शन डी ऑटो वान बिस्मार्क ने कहा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, यानी जब फ्रांस में घटना होती है ना, क्रांति वांति, तो यूरोप में भी चालू हो जाता है। इसका कहने का मतलब यह है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑप्शन ए विलियम प्रथम की, ऑप्शन बी ऑटो वान बिस्मार्क की, ऑप्शन सी जूसेफ गरीवाल्डी, और ऑप्शन डी काबूर की। तो ऑटो वान जो बिस्मार्क था उसका जो कहीं ना कहीं जर्मनी के एकीकरण में जो था उसकी मुख्य भूमिका थी। इस बात को याद रखिएगा, ऑटो वान बिस्मार्क को। और बच्चों तीसरा भी प्रश्न आपका इतिहास से संबंधित है, वर्ल्ड हिस्ट्री से आ रहा है, और इससे पता चलेगा आपका इतिहास कितना तैयार है, वर्ल्ड हिस्ट्री कितना तैयार है, इंडियन हिस्ट्री आपका कितना तैयार है, भूगोल कितना तैयार है, इतिहास कितना पढ़ रखे हो, सब आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो जो सब्जेक्ट आपका कम सॉल्व हो, जिस सब्जेक्ट का प्रश्न आपको कम सॉल्व हो, ये जहां पर टॉपिक फंसे समझ जाओ कि वो चैप्टर या वो जो है जिससे आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको मालूम है इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीति भी है, और क्या अर्थशास्त्र भी है। तो जिस टॉपिक से आपका सवाल नहीं बन रहा, तो मान लीजिए वो विषय आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, तो एक बार उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है, ब्रिटेन में कार्न लॉ, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं मकई का कानून, का समाप्त करने का क्या मुख्य कारण था। ऑप्शन ए उद्योग जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध, और ऑप्शन सी कारण आयात पर नियंत्रण, ऑप्शन डी कृषि उत्पादों की अधिकता। तो उद्योगपति एवं शहरियों का विरोध, शहरियों लोगों का उन्होंने एक तरह से विरोध किया था, जिस वजह से कानून ला समाप्त किया गया था। चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, और ऑप्शन डी 1944। तो 1944 में आईएमएफ की स्थापना की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है। तो गुलामगिरी की जो किताब है इसके लेखक जो है वो ज्योति राव फुले। देखो ज्योतिबाई नहीं है, ज्योतिबाई अलग है और ज्योतिराव अलग है। ये इमेज देखो, ये जो इमेज है ये ज्योतिराव फुले जी की है, जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक को लिखा था। और ये जो पुस्तक है ये मराठी भाषा में उन्होंने लिखा था। और ये जो पुस्तक है ये किस समस्या की बात करती है। ऑप्शन ए जाति व्यवस्था की, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता की, ऑप्शन सी अस्पृश्यता की, यानी छुआछूत की जो जातियों में आपको देखने को मिलता है, और ऑप्शन डी बाल विवाह की। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए जाति व्यवस्था की, कहीं ना कहीं अब बात करता है, इस तरह की समस्या को बताता है कि जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर बेकार भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता का साझेदारी। अब देखो पॉलिटिकल साइंस में आ गए, तो चलो थोड़ा पॉलिटी देखते हैं, पॉलिटी में आपको कितना तैयार है। तो 5 तो हिस्ट्री रह गया, जिसमें इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हमने देख लिया, यानी विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास देख लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को देख लिया। अब चलो वर्ल्ड पॉलिटिकल को देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं, राजनीति को देखते हैं। क्या प्रश्न है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है।
ऑप्शन ए विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, ऑप्शन बी शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, ऑप्शन सी केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य और ऑप्शन डी राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। तो क्या है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता का साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्यम, और दूसरा शासन के विभिन्न अंगों के मध्य। तो जो विभिन्न सामाजिक समूह है उनके मध्यम जो है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का क्या सत्ता की साझेदारी है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर, क्योंकि जितने भी सामाजिक समूह हैं जो भाषा के आधार पे हैं या थोड़ा बहुत धर्म के आधार पर हो गए, उनके बीच क्या एक तरफ से सामुदायिक सरकार ने क्या किया है, एक तरफ से सत्ता की साझेदारी किया है, ना कि शासन के विभिन्न अंगों के मध्य। अब भाई वो अलग है कि उनके पास विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर सरकार है, लेकिन जो सत्ता बांटा गया लोगों के बीच में बांटा गया ना, उनके बीच में भाषा के आधार पर और लोगों के आधार पर, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए, महिला आरक्षण अधिनियम वर्ष 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया? यानी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नारी हिंदू शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ था, जिसके तहत महिलाओं को क्या 33% का आरक्षण दिया गया। तो 33% आरक्षण कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी दिल्ली विधानसभा में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये लोकसभा में कहीं ना कहीं इसका आरक्षण दिया गया है, इस बात को याद रखिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? जब सांप्रदायिकता की वजह से दंगे होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑप्शन ए धर्म को राष्ट्र का आधार मान लेना, ऑप्शन बी किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाना, ऑप्शन सी सभी धर्मों का समान आदर किया जाना और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों कारण है। जब कभी भी धर्म को राष्ट्र का आधार बना दिया जाए, जैसे पाकिस्तान देखो, तो पाकिस्तान जब बना था तो जो वहाँ के पहले जो नेता रहे या जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, मोहम्मद अली जिन्ना, उनका मानना था कि पाकिस्तान का एक इस्लामिक देश है, इस्लाम धर्म है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने देश को अपने राष्ट्र को धर्म का आधार मान लिया कि हमारा जो देश धार्मिक है, इसलिए पाकिस्तान नाम रखा और भी बहुत कुछ किया। यहाँ तक कि क्या किया था, जो बांग्लादेश की जो भूमि थी, जो कि पहले वो भी पाकिस्तान में था, वहां पर ये दिखाने के लिए कि हम इस्लामिक देश है, वहां पर जबरन क्या किया गया था, एक तरह से उर्दू उन्होंने थोपने की कोशिश किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो उर्दू है वो इस्लाम धर्म से संबंधित है, उन्होंने थोपने की कोशिश की। और जबकि क्या जो बांग्लादेश की जो आबादी थी, वहाँ के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वहाँ पर सांप्रदायिक भी हुआ, और बाद में क्या हुआ, एक तरह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और दूसरा जो टुकड़ा बना वो बांग्लादेश बना। तो कभी भी धर्म को राष्ट्र का आधार नहीं मानना चाहिए। नहीं कि भारत में हिंदू ज्यादा है तो हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, नहीं, इससे देश का विभाजन हो सकता है। कभी भी धर्म को या भाषा को राष्ट्र का आधार नहीं मानना चाहिए कि हमारे देश में हिंदू ज्यादा है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लो, या भारत में जो हिंदी भाषा ज्यादा बोलते हैं तो हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा कर दो। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा करोगे तो अन्य भाषा के लोग कहाँ जाएंगे? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, ये सब किधर जाएंगे? तो भाषा के आधार पर देश टूट सकता है। धर्म को अगर आधार बना दोगे तो बाकी जो धर्म है उनके आधार पर देश टूट सकता है, ना टूटे तो सांप्रदायिक दंगे होंगे, गृह युद्ध होगा, इस तरह ये सारी चीजें हो सकते हैं। कभी भी धर्म और भाषा को राष्ट्र का आधार नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, किसी एक धर्म को या एक भाषा को। दूसरा, किसी धर्म को राजनीति से जोड़ना, किसी भी धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए कि किसी एक धर्म को सरकार से, प्रशासन से या राजनीति से जोड़ दें। ये सब करने से सांप्रदायिकता बढ़ती है, लोगों में टकराव होता है, लोगों में संघर्ष होता है, दंगे भी अक्सर देखने को मिलता है। तो ए और बी सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण देखो यहाँ दिया है, सभी धर्मों का समान आदर करना, ये सही चीज है। सभी धर्मों को और सभी भाषा के लोगों का समान आदर करना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो चाहे किसी भी भाषा का हो। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो सही उत्तर है 6। भारत में टोटल क्या 6 है, इस बात को याद रखिएगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं? ऑप्शन ए उत्तरदायी शासन, ऑप्शन बी बहुसंख्यों का शासन, ऑप्शन सी स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन और ऑप्शन डी कानून के समक्ष समानता। तो देखो दोस्तों, जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर कभी भी बहुमत का शासन नहीं होता। आपको व्यवहारिक में कभी कभी देखने को मिल जाएगा कि जहां पर बहुमत का शासन हो जाता है वहां पर लोकतंत्र, जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर कभी कभी बहुमत का शासन हो जाता है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। जैसे भारत में यदि कभी भी आप ग्राम प्रधान का चुनाव देखो, चाहे प्रधान कर लो, चाहे सरपंच कर लो, चाहे मुखिया कर लो, चाहे चौधरी कर लो, अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग
नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब चुनाव होता है तो जो गांव का प्रधान बनता है वो बहुमत पे बनता है। पता चला गांव का आबादी 1000 है, 1000 है, जिसमें से 700 लोगों का मतदान देना है। सब 1000 आबादी है तो उसमें बच्चे भी होंगे, जो नाबालिग हो तो वोट नहीं दे सकते हैं। तो मान लो 700 लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। अब होगा क्या कि 700 में से 200 किसी और को वोट देगा, 300 किसी और को वोट देंगे, 50 किसी और को वोट देंगे, फिर 150 किसी और को वोट देंगे। तो सबसे ज्यादा बहुमत किसको मिला, 300 को। तो 300 को ज्यादा वोट मिला, मतलब बहुमत उसके पास है। तो अब वहां पर देखो एक तरह से कभी कभी क्या होता है, बहुमत का शासन देखने को मिल सकता है। अब जबकि देखो उसको सिर्फ 300 लोगों ने ही वोट दिया है और 400 लोगों ने वोट नहीं दिया है, लेकिन तब फिर भी वो जीत गया। या इसका उल्टा भी देखने को मिल सकता है कि 700 की आबादी है, 600 लोगों ने वोट दिया, 100 लोगों ने वोट नहीं दिया, अब वो जीत गया। तो बहुमत के शासन पे वो हुआ एक तरह। तो कभी कभी आपको इस तरह से अपवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो कभी भी लोकतंत्र में बहुमत का शासन नहीं होता है, बहुमत का शासन नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यकों का भी शासन होना चाहिए। लेकिन आपको व्यवहार में कभी कभी बहुमत का शासन देखने को मिल जाता है कि बहुमत ने वोट दिया, वो जीत गया, अब वो शासन कर रहा है, अल्पसंख्यक नहीं जीते, या उनके जो कम मतदान थे वो तो हार गया, तो वो सत्ता में आया ही नहीं। ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा राजनीति के आपके क्या 5 प्रश्न। अब आते हैं भूगोल में। अब भूगोल को देखो, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के मैदान में, और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ क्या पहाड़ों पर की जाती है, इस तरह से सीढ़ीदार इस तरह से खेती की जाती है। अब सवाल है कहाँ पर जो है, इस तरह मैं अच्छे से बना दूं, जब बनाना तो अच्छे से बनाते हैं इस तरह से, ऐसा इस तरह से ऐसे सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाए। मैं इमेज इसमें लगाना भूल ही गया, मैं इसमें इमेज नहीं लगा पाया, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जो सीढ़ीदार खेती होती है वो कहाँ पर की जाती है, तो सीढ़ीदार खेती क्या पठारी क्षेत्रों में होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। पर्वत कहाँ पाया जाता है, पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश के मैदान में नहीं, उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन 1972 इसका सही उत्तर मैं यहाँ पर लिख दिया, तो 1972 को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए झारखंड में स्थित कोडरमा कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज अग्रणी उत्पादन करता है। यानी झारखंड में एक क्षेत्र जिसका नाम है कोडरमा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कौन सा खनिज उत्पादन मिलता है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी लॉ आयक्स, ऑप्शन सी डी अभ्रक। तो अभ्रक जो होता है ये भी एक क्या होता है, एक तरीके से उत्पादन होता है, धातु होता है जो वहां पर मिलता है। चलिए चौथा प्रश्न, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काली मिट्टी हो गया, कपास हो गया, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यानी मिट्टी पर बच्चों ना एक प्रश्न आपका हर साल आपका यूपी बोर्ड पूछता है, तो मिट्टी को पढ़ के चली जाएगा, विशेषकर काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी में कौन सा फसल उगाया, ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी चावल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कपास को उगाया जाता है। इसको काली कपासी मृदा भी बोलते हैं, और यह महाराष्ट्र में ज्यादा पाई जाती है, कुछ क्षेत्र गुजरात में भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, लेकिन विशेषकर यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, गुजरात भी जुड़ा हुआ है, राजस्थान भी जुड़ा हुआ है। ये महाराष्ट्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, ये जो है कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही ये पाइपलाइन गया। आप मैप में देखो ना तो आपको लगे यार ये तो महाराष्ट्र से होकर गया, लेकिन वो उसमें गया नहीं, बच गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय कि उस देश के लोग कितना कमाते हैं, औसत साक्षरता दर उस देश में लोग कितने पढ़े लिखे हुए हैं, और ऑप्शन सी स्वास्थ्य स्थिति उस देश में लोग कितने स्वस्थ है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही उत्तर। ऑप्शन डी देखो बच्चों, किसी देश का अगर हमको निकालना है कि कोई कौन सा देश विकसित है कौन सा देश विकसित नहीं है, तो इसके कई सारे आधार हैं। उनमें से एक आधार दिया जाता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है, जिसमें व्यक्ति के 3 चीज देखा जाता है। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति हो गया, ठीक, वो विकसित है कि नहीं है, उसके उसका 3 चीज देखा जाएगा। वो व्यक्ति कितना कमाता है, वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा हुआ है, और वो व्यक्ति कितना स्वस्थ है। अगर ये तीनों उसके पास रहा और तीनों ज्यादा रहा तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति ज्यादा विकसित है, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है, पैसा भी बहुत कमाता है, और शरीर से स्वस्थ भी है। वहीं पर कुछ ऐसे लोग देखो जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, शरीर से स्वस्थ है, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी हैं शरीर से स्वस्थ हैं और जो है बहुत पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन पैसा नहीं कमा पाते हैं। ये तो मैंने 2 बार बोल दिया। कुछ ऐसे लोग हैं देखो जो शरीर से स्वस्थ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, पैसा भी खूब कमाते हैं। तो पढ़ाई भी है और पैसा भी खूब कमाते हैं, लेकिन शरीर से स्वस्थ नहीं है। और कुछ इसी का उल्टा भी आप देख सकते हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा भी बहुत कमाते हैं, शरीर से स्वस्थ भी है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। तो तीनों चीज़ चाहिए, शरीर से स्वस्थ भी रहना चाहिए, पढ़ा भी लिखा होना भी चाहिए, और क्या, उसके पास जो है इनकम भी अच्छी खासी कमाई होनी चाहिए, तीनों होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से अगर एक भी चीज़ नहीं रहा तो उसको, उस देश को या उस व्यक्ति को हम विकसित नहीं मानते। ठीक। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया? ऑप्शन है प्राथमिक, ऑप्शन ये टाइपिंग में मिस्टेक हो, सब जगह सही उत्तर लग गया। ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक और ऑप्शन डी चतुर्थक। तो सब उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक। चलिए सब अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल? ऑप्शन है बैंक, ऑप्शन बी साहूकार, ऑप्शन सी नियोक्ता और ऑप्शन डी व्यापारी। तो जो बैंक होता है वो क्या होता है, वो अनौपचारिक स्रोतों में शामिल होता है। किस चीज के लिए? ऋण देने के लिए। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करते हैं? यानी जो भारत सरकार है उसके इच्छा अनुसार पे कौन जो है नोट जारी करते हैं? देखो एक बात जान लो, भारत में 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोट, अब तो 2000 का नोट चलता नहीं है, ये जो नोट जो होता है वो आरबीआई प्रिंट करता है। ठीक। भारत में 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, अब तो 20 रुपए का भी सिक्का आ गया। मैंने उसको देखा, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं होगा। 20 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का नोट, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं वो भारत सरकार, जो भारत सरकार है ना, वो भारत सरकार प्रिंट करती है। जबकि 2 रुपए के नोट से लेकर 500 रुपए के नोट तक, वो जो 2 का नोट हुआ, 5 का नोट हुआ, 10 का नोट हुआ, 20 का नोट हुआ, 50 का नोट हुआ, 100 का, 200 का, 500 का, ये जो सारे जो नोट है वो आरबीआई प्रिंट करती है। ठीक। तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? नोटों को प्रिंट करती है, नोटों को जारी करती है। 10वां प्रश्न, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका है? नई कंपनियों में निवेश करना, स्थायी कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों में साझेदारी करना, विकासशील देशों पर कब्जा करना। तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। और विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का क्या तरीका है? नई कंपनियों की स्थापना करना, ये भी नहीं करते हैं। स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, एक तरह से ये भी नहीं करते हैं। और स्थानीय कंपनियों में साझेदारी करना, ऑप्शन सी। बहुत सारे क्या कहते हैं, जो स्थानीय कंपनियां होती है उसमें निवेश करते हैं, देखो निवेश करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, उससे साझेदारी करते हैं या कुछ लोग खरीद भी लेते हैं। तो इसका देखो कई सारे उत्तर इसके सही हैं, तीनों एक तरह से सही हो जा रहा है, लेकिन ज़्यादा सी हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा हम बी पर जाएंगे। तो बी पर टिक लगाए, देखो तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। जैसे मान लो आपके पास पैसा है, आप किसी बिजनेस में निवेश करना चाहते हो, या तो आप खुद का फैक्ट्री लगा लो तो भी निवेश हो गया, या आप क्या करते हो किसी के फैक्ट्री को खरीद लो तो भी निवेश हो गया, या किसी के फैक्ट्री में कुछ पैसा आप लगा दो, भाई 1 करोड़ लगा रहा हो, 50 लाख मुझसे ले लो, 50 लाख अपना लगा लो, तो निवेश तो हुआ ना, लेकिन उसमें स्वामित्व बदल जाता है। आप खुद की कंपनी लगा रहे हो, किसी दूसरे की कंपनी खरीद ले रहे हो, किसी दूसरे कंपनी में कुछ पैसा लगा रहे हो, तो अंतर जा रहा है ना। आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो ये रहे 20 ऐसे प्रश्न जो आपकी यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।